हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। अड्डा 24/7 सेकेंड डे स्कूल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तुमने पुकारा और हम चले आए, है ना शिवांगी शर्मा, है ना मैम। अब तो आ जाओ, तो आ गए हम लोग, है ना। तो आज हम जो है अर्थव्यवस्था का, जो कि मैंने कंसेप्चुअल नहीं करवाया था, आप लोगों ने डिमांड की थी कि मैम वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था करवा दो, हमारा टेस्ट है, हमारा एग्ज़ाम है। तो आप ही की डिमांड पे मैं ये वाला चैप्टर लेकर आई हूँ। अदरवाइज़ मैं तो इस चैप्टर को 2 दिन में करवाती और बिल्कुल आराम से करवाती। अब क्योंकि ये वन शॉट है, आप लोगों की रिवीजन के लिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा ना। और जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, भूमंडलीकरण की बात करते हैं, और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, काफ़ी कुछ मैंने आपको समझा रखा है वैश्वीकरण क्या होता है। तो ये चैप्टर आपको समझने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और अगर आपने सोने पे सुहागा तब हो जाएगा अगर आपने जो है वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा, भूमंडलीकृत विश्व का बना, यानी कि मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, है ना। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा थोड़ा सा मैं वही एग्जाम्पल लेके चलूंगी, बाकी जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ आ जाएगा। अंग्रेज़ों के टाइम की बात करेंगे हम लोग, और अंग्रेज़ों के टाइम की बात का एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें वैश्वीकरण के बारे में क्लियर हो जाएंगी। फिर भारत के अंदर वैश्वीकरण की बात करेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़े भारत के अंदर। ओके, क्लियर कर, ठीक है ना, क्लियर है ना ये। तो चलो हम जो सेशन स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कौन कौन आ गया है, कौन कौन आ गया है। एक बार मुझे बता दो, मैं क्लियर। ओके मैम, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ बच्चा हिमांशी। हेलो मैम। सिमरन, आई एम न्यू इन द क्लास। हाय बच्चा, हाय सिमरन, कैसे हो आप। तो एक बार आप मुझे बता दो, मैं विजिबल भी हूँ और ऑडिबल भी हूँ, अच्छे से आवाज़ आ भी रही है और मैं दिख भी ठीक से रही हूँ। तो मैं हमारा जो है आज का चैप्टर शुरू करते हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी की बात हम करेंगे। और ये जो है ये चैप्टर आपके इकोनॉमी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है। बाकी के बोर्ड्स में भी देखा था लगभग सेम ही है, एनसीईआरटी के सिलेबस से मैच होता है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड है, चाहे वो यूपी बोर्ड है, सबका ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है। तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे। एक बार मुझे यस मैम करके जो है अटेंडेंस दे दो, ठीक है। हाउ आर यू मैम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टेक एक्सपेक्टेशन, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ बच्चा। यस मैम, सब ठीक है। ओके, दिस इज फॉर यू मैम। टू द वर्ल्ड यू मे बी जस्ट अ टीचर, बट टू योर स्टूडेंट्स यू आर अ हीरो। थैंक यू सो मच बच्चा। हीरो मीन्स ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए, तो इट मीन्स अलॉट। थैंक यू सो मच बच्चा। हाउ आर यू मैम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ ना। और आप लोगों की बातें सुनकर मैं बिल्कुल अच्छी हो जाती हूँ। अगर तबीयत ख़राब भी होती है और आपके इस तरह के कमेंट्स पढ़ के जो ये हीरो मुझे बोला गया ना, मतलब मेरी तो फिर उड़ रही हूँ। अगर छत नहीं होती तो मैं छत फट के मैं ऊपर ही उड़ जाती, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छत नहीं होती तो मैं उड़ जाती, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, ज़्यादा बात न करते। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैम क्या क्विट मैम, क्या बच्चा क्या बोल रहा हूँ मैम, आई एम न्यू मैम। हाय बच्चा, सॉरी न्यू स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा आज बात नहीं कर पा रही हूँ, और आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी मेरे साथ नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप मुझे जानते ही होंगे। आप लोगों के साथ भी मेरा इंट्रोडक्शन एक दिन जो है खाली समय में क्या करेंगे हम लोग, 15-20 मिनट के लिए सिर्फ यूं ही चिट चैट के लिए, एक चिट चैट जो है सेशन रखेंगे, जिसमें सिर्फ बातें ही करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ ज़रूर बातें करें, पुराने स्टूडेंट्स के तो नाम मुझे याद हो गए हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वन शॉट चल रहा है, ऐसे ऐसे सेशन चल रहे हैं कि जिसमें बातें कम हो पा रही हैं, स्टूडेंट से इंट्रो कम हो पा रहा है और पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं इसलिए। तो नए स्टूडेंट्स बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना है, ठीक है। बस सेशन जो है रोज़ रेगुलर रहो, कभी ना कभी तो इंट्रोडक्शन हो ही जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर बेस्ट। इससे भी बेस्ट देने की कोशिश करूँगी बच्चा, अगर आप जुड़ते रहे तो इसी तरह से, ठीक है। तो ये गिफ्ट जो है ना हेलो वाली, ये आप बच्चों के लिए, ये ऐसे ही बच्चे हैं, ये आप लोग जो बच्चे, मतलब आप ऐसे ही लगते हो मुझे सब लोग, मतलब ठीक है, इतने क्यूट लगते हो, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट
या फिर एक मोटिवेशनल लाइन, है ना। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इसका मतलब समझ आया आपको कि मंजिल और रास्ते में कोई फ़र्क नहीं है अगर आपके हौसले बुलंद है तो। फिर क्या रास्ता, वो रास्ता चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो रास्ता, फिर वो रास्ता नहीं, फिर वो सीधे मंजिल ही नज़र आती है। यानी कि रास्ते और मंजिल में फिर कोई फ़र्क नहीं रहता है अगर आपके हौसले बुलंद है तो। बहुत ही सिंपल सी लाइन है लेकिन मीनिंग बहुत डीप है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैम हिस्ट्री इस क्या है, मुद्रण संस्कृति वाला चैप्टर करा दिया क्या? नहीं बच्चा, करवाया नहीं है, बट आपके सिलेबस में है क्या? आई थिंक एनसीईआरटी उसमें तो कट गया था, और अगर मुद्रण संस्कृति प्रिंट टेक्नोलॉजी वाला करना है तो मैं ज़रूर कराऊंगी। आई थिंक करवा दिया है मैंने, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। नहीं, आरंभ बैच में नहीं करवाया मैंने, मैं करवा दूंगी आपको, बिल्कुल करवा दूंगी अगर आपके सिलेबस में है तो। मैंने तो इसीलिए नहीं करवाया था अब तक कि आपका जो है बहुत सारे बोर्ड्स में भी ये मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया जो है वो छूट गया है, रिड्यूस हो गया ना सिलेबस इस वजह से। तो स्टार्ट करते हैं। बता देती हूँ, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है ये। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 मैं लिखना भूल गई हूँ, ओके, आप लोग लिख लेना। और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और वन शॉट हम कर रहे हैं इसका, ठीक है, ठीक है ना। ओके ओके मैम, हाँ प्लीज़ करवा दीजिए। ओके बच्चा, ओके करवा देती हूँ मैं। ओके, आरजे सूर्य अभी आ गए हैं, ठीक है। तो मिस मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो। शिवांगी बच्चा आपके भी कमेंट्स पढ़ रही हूँ। मैम आई एम प्रेजेंट, गुड आफ्टरनून मैम, हाउ आर यू मैम? हाय सत्यम बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अपराजिता आई है, गुड आफ्टरनून मिस, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा है। नितेश कुमार, सब बच्चे मुझे याद है। तो चलो ना, आप पढ़ते हैं, पता नहीं मुझे एक्साइटमेंट पढ़ने की ज़्यादा रहती है, आपसे मिलने की तो रहती ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और सेशन शेयर कर दो। जितने ज़्यादा वन शॉट में आएंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। वन शॉट में हमने ये कंप्लीट करना है पूरा का पूरा चैप्टर। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे हम? वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने से पहले आपके चैप्टर में कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जो कि समझनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन अगर आपको वो टर्म्स, उनकी डेफिनेशन पता हो वो है क्या चीज़, तो फिर आपको समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, अभी क्या है 26 बच्चे लाइव है, 26 बच्चों में से मैं उम्मीद करूँ कि 2-4 को छोड़ करके सबको वैश्वीकरण के बारे में पता होगा। मैं उम्मीद यही कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन जो हमारा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वो पढ़ा है ना। तो वैश्वीकरण क्या होता है? जब दुनिया के अलग अलग देश किसी भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो इसी को ग्लोबलाइजेशन बोल देते हैं, इसी को वैश्वीकरण बोल देते हैं, या फिर इसी को भूमंडलीकरण बोल देते हैं। ओके, क्लियर है ना। क्या होता है वैश्वीकरण की, जब दुनिया के बहुत सारे देश, जब दुनिया के लगभग सारे देश है ना, दुनिया में कितने सारे देश है, सारे देश किसी भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे वैश्वीकरण। मोस्टली देश जो है व्यापार की दृष्टि से जुड़े होते हैं। अब प्राचीन समय में चले जाओ ना, पुराने समय में जाओगे तो आप देखोगे कि भारत का जो कपड़ा और मसाला था जो बहुत फेमस था, और कपड़े और मसाले ने ही क्या था, यूरोप के देशों को भारत ने जो है अट्रैक्ट कर लिया था। क्यों अट्रैक्ट हुए थे यूरोपियन कंट्रीज भारत की तरफ? क्योंकि कपड़ा और भारत का मसाला जो था वर्ल्ड फेमस था बच्चा, ठीक है। तो उसी के व्यापार के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज आई थी, यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन से, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, पुर्तगाली है, ये लोग आए थे ना हमारे देश में। हालांकि व्यापार करने ही आए थे, बाद में कुछ और ही हो गया था, है ना। तो चलो उसकी बात बाद में करते हैं। तो वैश्वीकरण क्या होता है? जब दुनिया के दूसरे अलग अलग देश जो हैं एक दूसरे के साथ किसी भी दृष्टि से जुड़े, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से जुड़े हैं, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़े हैं, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से जुड़े हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से जुड़े हैं, चाहे वो पारंपरिक दृष्टि से जुड़े हैं, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़े हैं, तो इस तरह से इस जुड़ाव को ही वैश्वीकरण बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम इकोनॉमी बात करते तो हम व्यापार की दृष्टि से ही बात करेंगे, पारंपरिक सांस्कृतिक खान पान रहन सहन इसके बारे में बहुत ही कम बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, और अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा संबंध क्या होता है? व्यापार की दृष्टि से होता है, ठीक है। तो हम व्यापार की दृष्टि से ही इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। अदरवाइज जो है वैश्वीकरण की डेफिनेशन आपको आई होप पता लग गई होगी। ओके, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब दूसरे टर्म आ जाती है उदारीकरण, ठीक है। एलपीजी के बारे में आपने पढ़ा होगा। एलपीजी जो है, मैंने बार बार मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछती हूँ, मैम अब आप लीडर बोर्ड वाली मेंटी कब करोगे? बहुत जल्दी करेंगे। प्रेम श्रीवास्तव बच्चा बहुत जल्दी करेंगे। मैम प्लीज़ मेरा कमेंट देख लीजिए, प्लीज़ प्लीज़। जे निशाद बच्चा आपने क्या कमेंट किया है, प्लीज़ आप मुझे दोबारा से भेज दीजिए कमेंट, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ। चलो ना, पढ़ लो, मैं भूली नहीं, अब बस देख रही थी, ठीक है। मैम अब आप क्या है लीडर बोर्ड वाली मेंटी कब करेंगे? बहुत जल्दी, बेस्ट ऑफ लक। जे क्या जे निशाद ने क्या कमेंट किया है? ठीक है भाई,
ओके ओके बच्चा प्लीज़ देखो, सबसे रिक्वेस्ट भी है और फिर मैं डांट भी दूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे को डांटना नहीं आता, बहुत बुरी तरह से डांटना आता है। और सामने आमने सामने होता है, अभी तो चलो कैमरा से दिख रहे हो, अगर सामने होते तो मैं वो वाली टीचर हूँ जो पिटाई वाली, मतलब मैं पीट देती हूँ, सच में चाटा वाटा लगा देती हूँ मैं, मुक्के मुक्के मार देती हूँ मैं, है ना। तो इसलिए अभी चुपचाप से जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो, बातें बाद में, एंड में बातें। जब मैं एंड में बोलती हूँ कि रुक जाओ बातें कर लो, तब तो कोई नहीं बोलता है, तब तो सांप सूंघ जाता है सबको। और अब सबको बातें आ रही हैं इतनी सारी, आपस में बातें कर रहे हो, मेरे साथ बातें करो, नहीं करनी है बातें। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं करनी है। कोई भी किसी भी बोर्ड से है, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता, अब आपस में डिस्कशन बंद होगा। और ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, देखो आगे बहुत काम आने वाली है, समझ क्यों नहीं रहो तुम लोग? समझो इस चीज को, आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीजें आने वाली है, सीरियस होके पढ़ लो, बातें नहीं सुननी है मुझे आप लोगों की अभी, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण की बात करी, वैश्वीकरण समझ में आया, मुझे इसका आंसर चाहिए, वैश्वीकरण समझ में आया, क्लियर है करके आंसर कर दो। दूसरी बार आते हैं हम उदारीकरण पे। तो लिबरलाइजेशन, देखो इंग्लिश में भी लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। फिर दूसरी टर्म आ जाती है आपकी उदारीकरण। पहली टर्म थी वैश्वीकरण, आई होप आपको वैश्वीकरण क्लियर है। दूसरी टर्म आ जाती है आपकी उदारीकरण, जिसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। सरकार, देखो मैंने सरकार की स्पेलिंग गलत लिखती है, हिंदी में आप लोग सही कर लेना, ठीक है। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उदारीकरण बोलते हैं। यानी कि थोड़ा सा लीनियंट हो जाना, आयात निर्यात की दृष्टि से या व्यापार की दृष्टि से। कई देशों ने अपने देशों में इतने ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं, इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वहां पे व्यापार करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उस नियमों को और कानूनों को लीनियंट कर देना, यानी कि थोड़ा सा उदार हो जाना ही क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन बोलते हैं। आगे आ जाती है जी थर्ड टर्म, ठीक है, उसको बोलते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। देखो नाम से ही पता लग रहा है, कोई चीज़ क्या है, कोई चीज़ पहले क्या थी, सरकार के पास थी, सरकार द्वारा जो सरकार के अंडर थी, लेकिन बाद में उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, ठीक है, निजी कंपनी को सौंप दिया गया, तो इसको क्या बोलते हैं? निजीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एलपीजी बनाते हैं। बच्चा एलपीजी सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, ये इकोनॉमी वाला है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारत के अंदर जो है एलपीजी लाने का श्रेय किसको जाता है? एलपीजी सिलेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, एलपीजी की बात कर रही हूँ, ये जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो एलपीजी जो है भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है और कब एलपीजी भारत में लाया गया था, ये भी मुझे बताना आप, ठीक है। ठीक है ना मैम, हमने आपको कभी गुस्सा होते नहीं देखा, हंसी, ओके बच्चा सॉरी, ठीक है। लिबरलाइजेशन, या यस निदेश कुमार सही आंसर कर रहे हैं। मैम इसका पीडीएफ मिलेगा बच्चा, बिल्कुल इसका पीडीएफ भी मिलेगा, ओके। तो ठीक है, आप मैम के पास फिर आप पिटाई करवा लेना तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपने क्या पढ़ लिया? लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया और ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, वैश्वीकरण पढ़ लिया, उदारीकरण पढ़ लिया और निजीकरण पढ़ लिया है और क्लियर है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर कर दो। गुड आफ्टरनून मैम, सॉरी फॉर लेट मैम। आयुषी बच्चा इट्स ओके, अभी 2-3 टर्म्स पढ़ाई है, ठीक है, वो एक बार देख लेना, यानी कि जो 5-6 मिनट का आपका जो भी मिस हो गया वो देख लेना, ओके। तो अब हम बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनीज की। बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर आप हिंदी में सुनोगे तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जब आप एमएनसीज बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज बोलेंगे, तो शायद आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा मल्टीनेशनल कंपनीज कोई हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी क्या होती है? ये ऐसी कंपनियां होती है जिनकी डीलिंग वो एक देश से में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में होती है, जिनका हेडक्वार्टर तो मान लो एक जगह हो गया, लेकिन उनकी डीलिंग बहुत सारी जगहों पे हो जाती है। जैसे कि गूगल है, ठीक है, गूगल कंपनी का हम उदाहरण लेते हैं, मान लो कि इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के अंदर, लेकिन इसकी कंपनीज, उसके ऑफिस जो है अलग अलग देशों में खुले हुए हैं, है ना। तो ये क्या है? ये जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी आ जाती है, एमएनसी हो गई है ना, अमेजोन है, ठीक है, ये क्या है? एमएनसी कंपनी है। तो एमएनसी कंपनी क्या होती है कि एक देश से जो है ट्रेडिंग ना करके, एक देश से डील ना करके बहुत सारे देशों से डील करती हैं ये, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पे नियंत्रण रखती है उसको क्या बोलते हैं? एमएनसीज बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, ओके। क्लियर है? यस क्लियर है, ओके। मैम मन करता है एयरटेल वालों को तो गोली मार दूं, नेट ही नहीं चलाया। ओ मार दो बच्चा, नहीं, हिस्सा नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं WTO की। तो मैम WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, हिंदी में तो सुना होगा ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में हो गया और हिंदी में होगा विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन से मुझे याद आया कि आप मुझे विश्व व्यापार संगठन का जरा हेडक्वार्टर तो बता दो कहाँ पे है, और ये भी बता दो कि विश्व व्यापार संगठन का हेड कहाँ पे है। लेकिन इसका आंसर अभी नहीं करना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बाद में करना है वीडियो के एंड में, ठीक है। एंड में इसका आंसर करना है WTO का हेडक्वार्टर है कहाँ पे और WTO के अभी हेड कौन है। और ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। और आगे भी WTO का हेड चेंज होते रहते हैं, इसलिए अप टू डेट रहना, ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, UN का हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सब के हेडक्वार्टर आपको याद होने चाहिए। तो WTO का जो है उद्देश्य क्या है, विदेशी व्यापार को उदार बनाना। इसको भी जो रहा है व्यापार लिख दिया मैंने, व्यापार कर लेना इसको, ठीक है। तो विदेशी व्यापार को क्या बनाना, उदार बनाना, यानी कि देशों के अंदर ऐसी नीतियां, देखो जब हम व्यापार, विश्व व्यापार संगठन नाम से पता लग रहा है कि व्यापार से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम होता है ना, वो विश्व व्यापार संगठन का ही होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी व्यापार से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो WTO के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और इस तरह से बनाए जाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व के जो अलग अलग देश है एक दूसरे के साथ आराम से व्यापार कर सके, ठीक है। ऐसे नियम बनाए जाए, तो उदार करना, व्यापार को क्या बनाना, उदार बनाना, ठीक है। और क्या करता है कि विकसित, और इसकी विशेषताएं क्या क्या है कि विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ था। ये जो विश्व व्यापार संगठन है किसकी पहल पे शुरू हुआ था, विकसित यानी कि डेवलप्ड नेशन की पहल पे शुरू हुआ था, अंतरराष्ट्रीय। और एक चीज और, विकसित देशों की पहल पे ही शुरू हुआ था और ज्यादातर फायदा जो है इसका विकसित देश ही उठाते हैं, यानी कि थोड़ा सा पार्शियल है WTO क्या है, थोड़ा सा पार्शियल है, यानी कि डेवलप्ड नेशन के थोड़े ज्यादा फेवर में है ना। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को आधारित करता है और विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश भी करता है। ये देखो, विकासशील देश यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे हमारे जैसे जो देश हैं, उनको क्या बोलता है कि भाई तुम अवरोधक मत लगाओ, तुम ऐसे नियम मत बनाओ कि दूसरे देश तुम लोगों से व्यापार करने में थोड़ी मुश्किल हो, हमारे को ये बोलता है। लेकिन यही WTO जो विकसित देश है उनको जाके ये बोलता है, मतलब कि विकसित देशों को ये बोलता है कि ठीक है तुम अपने हिसाब से नियम लगाओ। तो जो विकसित देश है वो WTO के नियमों को मानते ही नहीं। अगर मान लो कि फॉर्मेलिटी से WTO ने बोल भी दिया कि तुम ये हटाओ वो करो, तो वो नहीं मानते हैं। तो विकसित देशों को तो ये विवश करता है कि हाँ ठीक है, WTO एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल की, ठीक है, व्यापार के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो ये जो है विकसित देशों को ये विवश करता है कि भाई जो ये अवरोधक होते हैं, जो स्ट्रिक्ट जो तुम्हारे देशों के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है व्यापार को लेकर के, जो आप लोग टैक्स लगा देते हो, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारी चीजें होती है ना। इंपोर्ट ड्यूटी मेनली अगर हम बात करते हैं कि मान लो कि किसी देश को हमारे देश में व्यापार करने आना है, तो हमारा देश क्या करेगा उसके ऊपर, भैया तुमने अगर हमारे देश में व्यापार करने आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तभी तो हम अब ऐसे फ्री में थोड़ी ना अलाउ कर देंगे। जैसे अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, हमारे औरंगजेब को पटा लिया था, जी ठीक है जी हमें क्या है मुफ्त में व्यापार करने दो, और औरंगजेब ने जी उनके हाथ में पर्चा थमा दिया था, ठीक है जी तुम आज़ाद हो, तुम लोग मुफ्त व्यापार कर सकते हो, तुम्हें जो है रियायतें दी जाती है। तो अभी ये जो विकसित देश है इतने भूखे हैं, इतने अमीर होने के बाद भी इतने भूखे, ये सोचते हैं कि हमें बाजार भी बहुत अच्छा सा मिल जाए और जो है मुफ्त व्यापार करने को मिल जाए। कहने का मतलब कि फ्री ट्रेड मुफ्त व्यापार का मतलब ये नहीं है कि मुफ्त में, मतलब कहने का मतलब है कि अगर उनको हमारे देश में व्यापार करने आना है तो कोई टैक्स वैक्स ना लगे, आराम से कोई बाउंडेशन ना हो, कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, आराम से हमें व्यापार करने दिया जाए, आराम से हम अपनी जो है कंपनी लगा सकें, ठीक है ना। तो विकासशील देशों के ऊपर तो क्या है अवरोधक हटाने के लिए विवश करता है WTO, और विकसित देशों को कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। विकसित देशों ने क्या है अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है, ठीक है। ये जो मैंने व्यापार किया हो ना वो बच्चा व्यापार है, इसको प्लीज गलत मत समझना, ठीक है ना। ओके, क्लियर है एक बार क्लियर है करके आप मुझे आंसर कर दीजिए। अब वैश्वीकरण को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, होता क्या है। ये देखो ये क्या है, ये मैंने ग्लोब को दिखाया हुआ है और ये देखो किस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दुनिया गोल है, धरती गोल है ना। तो हेलो मैम गगन कुमावत, हाय बच्चा, एक बार मुझे बता दो ना, मैं क्या दीवारों को पढ़ा रही हूँ क्या, एक बार मुझे क्लियर है मैम करके आंसर कर दो, ठीक है। तो इसे क्या है, देखो वैश्वीकरण क्या है, एक तो मैंने बता दिया कि कोई किसी भी तरीके से जो विश्व की जो है अलग अलग देश एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो उसको
वैश्वीकरण बोलते हैं। अब क्योंकि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में हम व्यापार की दृष्टि से देखेंगे, है ना, व्यापार की दृष्टि से देखेंगे। ये यस मिस पल्पेबल, ओके बच्चा, यस मैम क्लियर है, ओके बच्चा ठीक है क्लियर है, क्लियर है। तो अब हम वैश्वीकरण को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो डिटेल में क्या कि इसे समझने के लिए एप्पल नाम की कंपनी का उदाहरण लेते हैं। एप्पल नाम का फोन है मेरे पास, एप्पल कंपनी का फोन है मेरे पास, ठीक है। तो एप्पल नाम की कंपनी का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। कंपनी तो अमेरिका की, लेकिन इसके पार्ट्स कहाँ बन रहे हैं? चाइना में बन रहे हैं। इसको असेंबल कहाँ किया जा रहा है? मलेशिया में, ताइवान में, चाइना में इसको असेंबल किया जा रहा है। हार्डवेयर कहीं बन रहा है, सॉफ्टवेयर कहीं बन रहा है, और बेचा इसको हर जगह जा रहा है ना। बेचा क्या जा रहा है? इसको हर जगह जा रहा है। यानी कि एक देश की कंपनी है, अमेरिका की तो कंपनी है, इसके पार्ट्स कहाँ बन रहे हैं, इसका सॉफ्टवेयर कहाँ बन रहा है, इसका हार्डवेयर कहाँ बन रहा है, इसको असेंबल कहाँ किया जा रहा है? अलग अलग देशों में असेंबल किया जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसी को वैश्वीकरण बोलते हैं बच्चा। कि किस तरीके से जुड़े? देखो, एप्पल के मोबाइल के फोन के पार्ट्स जो है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बनते हैं। उसके बाद एप्पल के फोन जो है दुनिया के हर देशों में बेचे जाते हैं। इससे पता चलता है कि एक उत्पाद के बनने और ग्राहकों तक पहुंचने में जितनी आर्थिक क्रियाएं होती है, उनमें विभिन्न क्रियाएं दुनिया के विभिन्न भागों में संपन्न होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कंपनी अगर अमेरिका की है, अगर एप्पल क्या है कंपनी अमेरिका की है तो इसका मतलब ये है कि मतलब अमेरिका का ही नाम छप गया। नहीं जी, एप्पल के पार्ट्स कहाँ बनते हैं? चाइना में बनते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में बनते हैं। असेंबल कहाँ होते हैं? ताइवान में, मलेशिया में, चाइना में असेंबल होते हैं। तो इस तरह से दुनिया के अलग अलग भागों से एक ये जो एप्पल एक कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है ना। तो इसकी क्या है? विभिन्न भाग जो है विभिन्न भागों में संपन्न होती है। इससे क्या है? इसकी विभिन्न क्रियाएं दुनिया के विभिन्न भागों से संपन्न होती है। यह ग्लोबलाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसलिए यदि चीन की अर्थव्यवस्था में कोई उथल पुथल होती है, ये लाइन जो है अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। इसलिए यदि चीन की अर्थव्यवस्था में कोई उथल पुथल होती है तो उसका असर अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पे भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देखो, एप्पल के पार्ट्स कहाँ बन रहे हैं? एप्पल के पार्ट्स बन रहे हैं चाइना में, और चीन की इकोनॉमी मान लो कि उथल पुथल हो रही है, मान लो कि कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे ये पार्ट्स बनना बंद हो गए। अब ये पार्ट्स नहीं बनेंगे तो असेंबल कहाँ से होंगे? यानी कि रोजी रोटी छिन रही है, ठीक है ना। पार्ट्स बनेंगे नहीं तो असेंबल करेंगे कैसे? तो असेंबल जो डिपार्टमेंट है, जिन्होंने क्या है हायर किया हुआ है अपने एम्प्लॉयज़ को, जिनका काम है असेंबल करना, उनकी तो नौकरी छिन गई ना। जो है मलेशिया में, ताइवान में और चीन में इसका क्या हो रहा है? असेंबल हो रहा है। तो वहाँ पे नौकरी छिन रही है, तो उनके देशों पे भी असर पड़ रहा है। अब फ़ोन बन ही नहीं रहे हैं तो निर्यात कैसे होगा? आयात निर्यात नहीं होगा। तो देखो, सारी देशों की अर्थव्यवस्था जुड़ी किसे? आयात निर्यात के चक्र से ही जुड़ी हुई है। आयात निर्यात का चक्कर अगर टूट गया, कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया, तो अर्थव्यवस्था पे तो असर पड़ेगा ही। इसीलिए कहा गया है कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक देश की अर्थव्यवस्था अगर उथल पुथल होती है तो उसका असर जो है बाकी देशों के ऊपर भी पड़ता है। यही वैश्वीकरण है। ये क्या है? यही वैश्वीकरण है कि किस तरह से दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ व्यापार कर रहे हैं और हो गया बस, नहीं, व्यापार भी कर रहे हैं, आयात निर्यात भी कर रहे हैं, लेकिन लाभ और नुकसान का जो असर है ना, एक देश के ऊपर अगर लाभ, एक देश को अगर लाभ हो रहा है, एक देश की अगर अर्थव्यवस्था फल फूल रही है तो दूसरे देशों पे भी अच्छा असर पड़ेगा। और वहीं उल्टा अगर इसके नुकसान हो रहा है तो दूसरे देशों पे भी उसका वैसा ही असर पड़ेगा, उल्ट असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, हाँ ठीक है जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वैश्वीकरण के विकास की बात करते हैं कि वैश्वीकरण जो है अभी ऐसा है, वैश्वीकरण को हम ये नहीं बोल सकते कि अभी कुछ सालों से ही वैश्वीकरण की शुरुआत हुई है। देखो, वैश्वीकरण की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, बहुत पुराने समय से हो चुकी है। और अगर भूमंडलीकृत विश्व का बना चैप्टर पढ़ा है तो वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कितने पुराने समय से वैश्वीकरण चला आ रहा है। सिल्क रूट के बारे में आपने सुना है ना। और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो सिल्क रूट के माध्यम से हुआ था। तो आपने यहाँ तो छोड़ो, आदि मानव समय की बात करते हैं तो आपके 8th क्लास में भी एक चैप्टर है और 6th क्लास में भी एक चैप्टर है, कब, कहाँ और कैसे। और उस चैप्टर में आदि मानव के बारे में जो है बात की गई है। और फिर पूछा गया है कि आदि मानव जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों जाता था? तो आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पे भोजन की तलाश में जाता था, या फिर अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता था, या मौसम बदलता था तो उसके हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो अपना स्थान बदल देता था। तो जब एक इंसान जो है, एक आदि मानव ही एक स्थान
स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई ठीक है लोकल ही जाएगा, वो कहीं भी जा रहा था। तो ये क्या था, पुराने समय से ही वैश्वीकरण है। लोगों की आवाजाही क्या है, एक इंसान जब जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जाता है, अपना धर्म लेके जाता है, अपनी संस्कृति लेके जाता है, अपना रहन सहन, खान पान, अपनी भाषा, अपना व्यापार, जो भी स्किल्स हैं उसके पास, जो भी उसके पास आइडियाज़ है, वो सब कुछ लेके जाएगा। तो ये क्या है, यही तो, ये जुड़ाव ही तो ना, कि वो है का, वो था कहाँ से, लेकिन वो गया कहाँ पे, लेकिन वो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके चला गया, इस जुड़ाव को ही क्या बोलेंगे हम, वैश्वीकरण बोलेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी है। हालांकि टेक्नोलॉजी जब से आई है, इंटरनेट जब से आया है, मोबाइल फोन्स जब से आए हैं, है ना, संचार के माध्यम जब से आए हैं, ये जो है उपग्रह जो है ना, ये जो हैं, ये जब से आए हैं तब से वैश्वीकरण जो है तेजी से बढ़ा है। ठीक है, विकसित बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन वैश्वीकरण की शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी। ठीक है, तो प्राचीन व्यापार ने क्या है, प्राचीन काल से ही दुनिया के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम किया है। आपने सिल्क रूट का नाम सुना होगा। चीन का रेशम जिस रास्ते से अब अरब और फिर पश्चिम के देशों और अन्य देशों में जाता था, उस रास्ते को सिल्क रूट कहा जाता है। सिल्क रूट से न केवल सामान की आवाजाही होती थी, बल्कि लोगों, विचारों की और धर्म की भी आवागमन होता था। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी सिल्क रूट से लोग आते जाते थे, व्यापार के लिए भी आते जाते थे, परंपराओं का आदान प्रदान करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे, लोगों का आवागमन होता था, किससे, सिल्क रूट से। ठीक है, इसलिए कहा गया, मैम जब ऊपर जाता है तो क्या लेके जाता है, क्या जब ऊपर जाता है तो अपने कर्म लेके जाता है बच्चा। मैंने तो यही सुना है कि अपने अच्छे और बुरे कर्मों को अपने साथ लेकर जाता है। ठीक है, बाकी किसी ने देखा कि कौन कहाँ जा रहा है ना। मैम हेल्प प्लीज़, क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया मैम, क्या हो गया, कृपया फालतू मैसेज ना करें। यस क्लियर है, ओके बच्चा, ठीक है, ओके क्लियर है। ठीक है, तो भारत से क्या, शून्य और दशमलव यानी कि जीरो और दशमलव प्रणाली। ठीक है, जीरो का आविष्कार किसने किया था, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है ना, आपसे दो क्वेश्चन हो गए होमवर्क वाले। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है और WTO का हेड कौन है, और शून्य का आविष्कार किसने किया था, और दशमलव प्रणाली के व्यापार के रास्ते ही दुनिया के दशमलव प्रणाली जो ये डेसिमल सिस्टम है, ये भी कहाँ से शुरू हुआ था, भारत से ही शुरू हुआ था। तो ये क्या, दुनिया के अन्य भागों में पहुंच पाया किससे, सिल्क रूट से। नूडल्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, चीन से हुई, लेकिन नूडल्स तो हम भी खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना। तो ये क्या है, किसका उदाहरण है, वैश्वीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो व्यापार के रास्ते से ही नूडल्स दुनिया के अन्य भागों में पहुंचा, और इसके कई नाम हो गए, जैसे सेवियां हो गई, कई जगह इसको पास्ता बोल देते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है वैश्वीकरण में बहुत ज्यादा तेजी आई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया था तब से वैश्वीकरण में बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी, क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से क्या, एक देश दूसरे देश में निवेश कर रहा है, एक देश से दूसरे देश में क्या है, मजदूरों की या श्रमिकों की का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, आवागमन हो रहा है। श्रम प्रवाह की हमने बात की थी, पूंजी के प्रवाह की बात की थी, व्यापार के प्रवाह की बात की थी, है ना। तो ये क्या था, अब कहीं पे कारखाने लग रहे तो वहाँ पे मजदूर भी चाहिए, और मजदूरों को क्या दूसरे देशों से भी जो है लाया गया था। इस तरह से देश एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद से क्या, शुरू में एशिया से कच्चे माल का निर्यात होता था। अब कहीं पे क्या लग रहा है, कहीं पे इंडस्ट्रीज लग रही तो उनको कच्चे माल की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपको पता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई थी, आपको पता है ना औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई थी, इसका मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करना। ठीक है, तो आपको पता है कि कहीं पे इंडस्ट्री लग रही है, कहीं पे कारखाना लग रहा है, मान लो कि कपड़े का कारखाना लग रहा है, तो उसके लिए कच्चा माल तो चाहिए ना। तो कच्चे माल के लिए हम क्या करेंगे, कच्चे माल के लिए हम खेती पे, कृषि पे निर्भर करेंगे। तो एक ही देश जो है पूरी तरह से एक जो है उसको उद्योग को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। सेटिस्फाई करने का मतलब कि पूरा का पूरा कच्चा माल जो नहीं प्रोवाइड कर सकता, मान लो कि कम रह गया तो उसको दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, कच्चा माल दूसरे देशों से खरीदना शुरू करेंगे। तो इस तरह से कनेक्शन बन रहा है, कच्चे माल के लिए कनेक्शन बन रहा है। ठीक है ना, इस तरह से जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, औद्योगिकरण होता गया, वैश्वीकरण बढ़ता गया, यानी कि वैश्वीकरण का विकास होता गया। 19वीं शताब्दी के मध्य से स्थिति बदलने लगी थी। अब आ जाते हैं जी 20वीं सदी पे। तो 20वीं सदी के मध्य से कई कंपनियों ने विश्व के विभिन्न भागों में अपने पैर पसार लिए थे, और इन कंपनियों को क्या कहा गया, इन कंपनियों को कहा गया मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, इंग्लैंड में बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। इट्स ओके बच्चा, लेट हो गए हो, अभी भी पढ़ लो। ठीक है, अभी भी पढ़ लो। अब आगे बात करते कि वैश्वीकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि ये जो ग्लोबलाइजेशन करते हैं वो क्यों करते हैं। देखो, सबसे पहला कारण है कि खर्चा कम करने की आवश्यकता। मान लो कि अमेरिका को
कोई कारखाना है, ठीक है, तो अमेरिका में तो मजदूरों की जो मजदूरी है वो बहुत ज़्यादा है। मान लो कि अमेरिका में एक मजदूर की जो मजदूरी है वो 5,000 रुपये है। कितनी हो जाएगी जी? 5,000 रुपये। वहीं पे अगर अमेरिका बोलता है जी नहीं जी मैं इतनी मजदूरी क्यों दूंगा, मैं वो कंपनी बोल रही है, वो कारखाने का मालिक बोल रहा है जी मैं इतनी मजदूरी क्यों दूं, मुझे तो सस्ते मजदूर मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं जी? भारत में मिल रहे हैं। भारत में कहाँ से मिल रहे हैं? एक दिन में 200-300 रुपये दो और अपना काम निकलवाओ। तो इतने सस्ते मजदूर, कितना फर्क हो गया बच्चा? 200-300 रुपये तो वो भारत में मजदूरी दे रहे हैं और कहाँ पे अमेरिका में अपना 5,000 रुपये तक का, मतलब वही डॉलर को कन्वर्ट करके, तो फिर वो क्यों लगाएगा जब उसको इतनी इतनी बचत हो रही है, ठीक है। तो इसलिए एक तो खर्चा कम करने के लिए कि, और ऊपर से कच्चा माल जो है आराम से मिल जाए, इस तरह से अपनी सहूलियत देखेगी। एक एमएनसी कंपनी जो अपनी सहूलियत देखती है, तो खर्चा कम करने के लिए भी वैश्वीकरण हो रहा था। अलग अलग कंपनियां जो है मजदूरों की, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर मजदूरों की तलाश में जो है अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया, दूसरे दूसरे देशों में जाना शुरू कर दिया जहाँ पे मजदूरी बहुत कम थी, पहली बात। और दूसरा ये कि कई देशों में जो है ट्रेड बैरियर्स बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, उन देशों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया जहाँ पे ट्रेड बैरियर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, यानी कि व्यापार के ऊपर इतने ज़्यादा प्रतिबंध नहीं थे, इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। उन देशों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया जहाँ पे जो है व्यापार करना ईजी हो, इतने ज़्यादा जो है स्ट्रिक्टनेस ना हो, रूल्स रेगुलेशन ना हो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे वैश्वीकरण ही हो रहा है ना। और नए बाजार की तलाश, अब नए बाजार की तलाश में भी वैश्वीकरण हो रहा है। मान लो जी मैंने कोई कारखाना लगा लिया, मान लो जी मैंने कोई कारखाना लगा लिया, ठीक है ना, तो वो कारखाना लगा तो लिया मैंने, कपड़े का ही कारखाना लगा लिया, तो भैया कपड़े का कारखाना लगा लिया, कपड़ा बन रहा है, तो वो कपड़ा मैं अपने घर पे थोड़ी ना रखने वाली हूँ, मुझे बाजार चाहिए ना, मुझे बाजार तो चाहिए ना, ठीक है ना। अपने देश में तो बेचूंगी मैं, फिर मेरे को ये होगा कि मैं दूसरे देशों में भी बेचूं। अब ऐसा ही एग्जाम्पल ले लो कि एक सब्जी वाला है, एक किसान है, वो सब्जी उगाता है, ठीक है ना, तो उसने इतनी सारी सब्जी उगा ली है, लेकिन मान लो कि उसने क्या है 100 क्विंटल सब्जी उगा ली, मान लो कि उसने 100 किलो समझ लो, ठीक है, मान लो कि उसने 100 किलो सब्जी उगा ली, वो किसी गांव में रह रहा है, कहाँ रह रहा है? वो किसी गांव में रह रहा है, ठीक है। तो उस गांव में जो है वो उस गांव में उस सब्जी को कितनी बेच पाता था? उस गांव में लागत थी सिर्फ 20 किलो की डिमांड थी, क्या थी? सिर्फ 20 किलो की डिमांड थी। वो उस गाँव में हद मार के सिर्फ 20 किलो ही सब्जी बेच पा रहा था, ठीक है ना। उसके बाद 80 किलो उसकी बच गई, तो क्या वो सड़ने के लिए छोड़ देगा? नहीं ना, वो क्या करेगा? गांव से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाजार ढूंढेगा कि जहां मेरी सब्जी बिक सके। तो इसी तरह से नए बाजार की तलाश में जो है अलग अलग कंपनियां अलग अलग देशों में जा रही थी। तो क्या हो रहा था? वैश्वीकरण हो रहा था, है ना। ये है सैमसंग, नोकिया, ये देख सकते हो, ये मैंने एक लगा दिया जिलेट, कोका कोला और ये सब करके, ठीक है ना। अरे आप लोग बार बार कॉपी पेस्ट करते हो ताकि मैम आपका नेम ले फेमस होने के लिए। ओके, अमेरिका में, यस वेरी बैड थिंग सचिन। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम उगाते हैं मैम, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छी बात है। अब वैश्वीकरण संभव कैसे हो पाया? ग्लोबलाइजेशन संभव कैसे हो पाया है? प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से, यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से। अब अगर देखो वैश्वीकरण तो पहले भी हो रहा था, लेकिन अब कितना इजी हो गया है ना भाई। मैं यहाँ पे जो हूँ इंडिया में बैठी हूँ, कोई मेरा रिश्तेदार है कनाडा अमेरिका में बैठा है, तो मैं आराम से क्या है व्हाट्सएप कॉल लगाऊंगी, वीडियो कॉल करूंगी और कनेक्ट होंगी उससे। कनेक्ट होना ना, एक देश का दूसरे देश से कनेक्ट होना क्या है? वैश्वीकरण ही है। तो क्या है? ये टेक्नोलॉजी है ना। जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से वैश्वीकरण क्या हो गया है? वैश्वीकरण और ज़्यादा संभव हो गया है, और ज़्यादा विकसित हो गया है। दूसरा, परिवहन में सुधार। देखो जी पहले हवाई जहाज नहीं चलते तो फिर क्या पैदल बड़ा मुश्किल होता था, है ना। पैदल यात्रा करना मुश्किल है। जब से एरोप्लेन चलने लगा, फ्लाइट पकड़ो और चलो जी उड़ जाओ, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो परिवहन में सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार, दूर संचार और संचार उपग्रहों की वजह से, और सरकार की अवरोधों की समाप्ति की वजह से। सरकार के अवरोधों की समाप्ति का मतलब क्या है कि जो सरकार पहले स्ट्रिक्ट नियम रूल्स रेगुलेशन बनाती थी उनको अब समाप्त, धीरे धीरे लीनियंट होने लगी है सरकार, उसकी वजह से। और इंटरनेट की सेवाओं की वजह से क्या है? वैश्वीकरण का विकास संभव हो पाया है। अब वैश्वीकरण के प्रभाव देखते हैं। क्या देखेंगे? वैश्वीकरण के प्रभाव देखेंगे। मैम लेट हो गई, ओके बच्चा। सचिन आपको प्रॉब्लम है तो आप अपना चैट बंद कर लो। अरे बच्चा लड़ो मत, यहाँ भी लड़ना शुरू कर देते हो, मतलब हद ही है। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, जो मैं बता रही हूँ ना उसकी तरफ ध्यान दो, कमेंट्स की तरफ ध्यान ही मत दो। कोई ऐसा वैसा भी कमेंट कराने ध्यान मत दो, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। मुझे पता है, देखो मुझे पता है कि मेरे को बच्चों के नाम याद है
जो रेगुलर है ना, मुझे उन बच्चों के नाम याद है, बहुत अच्छे से याद है। और रेगुलर देखो, मेरे को नाम याद कराने के लिए रेगुलर होना ही होना पड़ेगा, मुझे नाम याद नहीं होता है, सीरियसली नाम याद नहीं होता मुझे, ठीक है ना। अब वैश्वीकरण के प्रभाव जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव जानेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैश्वीकरण के प्रभाव कभी भी समान नहीं है, हमेशा असमान है, किसी को फायदा हुआ है, किसी को नुकसान हुआ है ना। तो अब देखो देखो मैं बताती हूँ कैसे नुकसान हुआ है। देखो मान लो कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ कस्टमर, ठीक है। और यहाँ पे क्या, एक ही शॉप है, यहाँ पे क्या है, एक या दो शॉप लगा लो, एक या दो शॉप है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे चाहिए जी पेन। तो ये क्या, स्टेशनरी की सिर्फ एक या दो ही शॉप है, समझ लो, दुकान नंबर 1 और दुकान नंबर 2, ठीक है ना। तो इन दोनों ने आपस में, ठीक है, बातचीत कर ली, भैया ये जो सेलो वाले पेन है ना 10 रुपए से कम नहीं देने हैं जी। ये भी बोला ठीक है जी। दोनों ने सलाह कर ली कि जाएगा किसके पास, या तो तेरे पास आएगा या मेरे पास आएगा। दोनों ने बातचीत कर ली जी, ठीक है। अब कोई भी कस्टमर आएगा, उसको क्या है कि सेलो वाला पेन मांगेगा, तो उसके पास ऑप्शन नहीं छोड़ते हम लोग, ठीक है, उसको लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों की ही शॉप है, हम दोनों लड़ते नहीं हैं आपस में, हम लोग आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा ना कि ऑटो वालों की भी यूनियन एक होती है कि नहीं जी पर किलोमीटर इतने रुपए तो इतने रुपए, है ना, ऑप्शन छोड़ते ही नहीं है। तो इसी तरह से इन दोनों दुकानदारों ने क्या कर ली जी, सलाह कर ली कि हम तो 10 रुपए से कम पेन देंगे नहीं। अब ये कस्टमर है बेचारा, क्या करे, आसपास और कोई दुकान है नहीं है, आसपास क्या नहीं है, और कोई दुकान नहीं है। इसके पास गया, बोला 10 रुपए में, बोला 8 का दे दे, बोला नहीं दूंगा। इसको पता था, इसको हंसी आ गई, बोला अच्छा, बोलते इसने ये बड़ा खुश हो गया, बोलता अच्छा तू ना दे, मैं दूसरे दुकानदार के पास चला जाऊंगा। तो दूसरा दुकानदार पहले दुकानदार को देख करके हंसने लगा, अच्छा आ रहा है और हम लोगों ने तो सलाह कर रखी है, ठीक है जी। ये दूसरे दुकानदार के पास गया, तो दूसरा दुकानदार इसका भी बाप निकला, बोला कितने सेलो वाला पेन दे दो, बोला कितने रुपए का, बोला 10 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं जी। तो इसके पास क्या, अब कस्टमर बेचारा क्या करे, ऑप्शन है ही नहीं, दो ही तो दुकान थी दोनों को। अब वहीं पे क्या आ जाए, अगर कंपटीशन आ जाए, प्रतिस्पर्धा होने लगे, यहाँ भी शॉप है, यहाँ भी शॉप है, यहाँ भी शॉप है, कोई ना कोई तो दुकानदार देगा ना 10 रुपए से कम। और ठीक है सेलो वाला नहीं है, और दुकानदार ठीक है सेलो वाला पेन नहीं है, तो उसके बाद जो है पेन की वैरायटी आ जाएगी, पेन की वैरायटी, ठीक है, कोई और नहीं तो कोई दूसरा पेन सही है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता ना, वहाँ पे ग्राहक के पास ऑप्शन नहीं होता है वहाँ, और जहाँ पे ग्राहक के पास ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पे क्या, उसको उतने में चीज़ लेनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आ जाती है, और जहाँ पे चीज़ों के भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे फिर कस्टमर को सहूलियत हो जाती है, बढ़िया चीज़ मिल जाती है, कम पैसे में मिल जाती है। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान हो रहा है इन दुकानदारों को। हो रहा है कि नहीं हो रहा, दुकानदारों को तो नुकसान हो ही रहा है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन, अब कस्टमर के पास उतने ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो वो कहीं से भी खरीद लेगा, है ना। तो इसीलिए क्या है कि ये जो वैश्वीकरण का प्रभाव है एक समान नहीं है, एक समान बिल्कुल भी नहीं, किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, यानी कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अब कोई जो है उच्च पद पे काम करने वाला कोई एम्प्लॉय है, वो एमएनसी में काम कर रहा है, कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, भैया उसकी सैलरी है 2-4 लाख रुपए महीना है, आराम से कमा रहा है। वहीं पे एक दिहाड़ीदार मजदूर है बेचारा 200-300 रुपए मुश्किल से कमाता है। तो अमीर जो है, देखो अमीर जो है और अमीर होता जा रहा है। देखो पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत पढ़ लिख लिया है, अच्छी फैमिली से, ऑलरेडी अच्छी फैमिली से है, और ऊपर से एमएनसी कंपनी में है, एमएनसी कंपनी में उसकी सैलरी भी और अच्छी है। तो एक तो फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पढ़ा लिखा है, एमएनसी कंपनी में जॉब लग गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तो वो तो और अमीर होता गया, उसके लिए तो मतलब पैसा क्या है, कुछ नहीं है, पानी की तरह बह रहा है। लेकिन वहीं पे एक दिहाड़ीदार मजदूर है, उसकी कितनी सैलरी है, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, कितनी है। इसका मतलब क्या, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। किस वजह से, वैश्वीकरण की वजह से, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कहा गया है कि वैश्वीकरण के समान प्रभाव नहीं है। ओके, क्लियर है ना। तो अब प्रभाव देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैम पागल पागल गेम हो रहा है, हेलो मैम हिस्ट्री भी करा दो। हाँ जी बच्चा मैं करा दूंगी, हिस्ट्री भी करा दूंगी। ओके, किसी ने कोट लिखी है मिस यहाँ पर, तो क्या है, गजब क्या हो रहा है, पागल हो रहा है। मैम इसी तरह से भारत के किसानों को, हाँ 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 बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ मैम, इसी तरह ही भारत के किसानों को विश्व में अपने उत्पादों को बेचने में बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत अच्छा समझिए आप बच्चा। आरजे सूर्या, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी। चलो
चलो चलो आगे बात करते हैं। देखो मैंने ये तो बता दिया कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो समान नहीं है, लेकिन अब वैश्वीकरण के प्रभाव की बात करते हैं। उपभोक्ता के लिए क्या है, उपभोक्ता यानी कि कस्टमर, ठीक है, कस्टमर के लिए क्या है, सबसे देखो क्या फायदा ही है ना कस्टमर को, तो क्या है, पहले से अधिक ऑप्शन हो गए, और क्या है, उचित उत्कृष्ट गुणवत्ता हो गई, यानी कि क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और कम कीमत पे मिल रही है, और उसका उच्च जीवन स्तर कैसा हो गया है, उच्च हो गया। यानी कि कस्टमर को देखो कोई चीज़ पहले 10 रुपये में मिल रही थी, वही चीज़ 7 रुपये में मिल रही है, तो उसके 3 रुपये बच रहे हैं ना, तो वो 3 रुपये कहीं और लगाएगा, सेविंग करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसका जीवन स्तर जो है उच्च होता जा रहा है, तो उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। दूसरा है नए रोजगार के अवसर हो रहे हैं। अब दूसरे देशों की कंपनीज है, हमारे देशों में कंपनियां लगाने आएंगी, एमएनसी जो है हमारे देश में आएंगी, निवेश करेंगी, कंपनी लगाएगी, कारखाने लगाएंगी, तो हमारे देश के लोगों को ही क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नए रोजगारों के अवसर है। ठीक है, एमएनसीज को अब कच्चा माल चाहिए, दूसरे देश की कंपनी है, मान लो वो हमारे देश के अंदर क्या लगा रही, कोई कारखाना लगा रही कपड़े का, तो उसको कच्चा माल चाहिए ना, कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए, कपास चाहिए, तो उसको क्या है, कच्चा माल जो, और वो कंपनियां जो कच्चा माल उपलब्ध कराएंगी उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एमएनसी को कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली स्थानीय कंपनियों को की समृद्धि हो रही है, यानी उनको फायदा हो रहा है। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां, और जो है इसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो हैं, पहले स्थानीय कंपनियां थी जो एमएनसीज में कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, रेनबैक्सी हो गया, एशियन पेंट्स इत्यादि, और बाजारों का एकीकरण होता है। क्या होता है, बाजारों का एकीकरण होता है। ओके, क्लियर है ना, यस मैम क्लियर है। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि जब हम वैश्वीकरण की बात करते तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में तो पढ़ेंगे ना, है ना, तो उसी स्थान पर इकाई स्थापित करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर क्या है, कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, और सरकारी नीतियां अनुकूल हो, यानी कि रूल रेगुलेशन सरकार के इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, एमएनसीज वहाँ पे जाएंगी जहाँ पे क्या उनको मार्केट आसानी से उपलब्ध हो, और जो उनके लेबर है या एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो स्किल्ड हैं चाहे वो अनस्किल्ड हैं, उनको सस्ते में मिल जाए, है ना, तो एमएनसीज वहीं पे जाएंगी, और सरकार की नीतियाँ भी अनुकूल हो, यानी कि ईजी हो, है ना, तो इनके द्वारा निवेश किए गए धन को क्या बोलेंगे, इनके द्वारा निवेश किए गए धन को बोलेंगे जी विदेशी निवेश, क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से ये उत्पादन करती हैं। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, लोकल जो कंपनियां होती है उनके साथ हाथ मिला लेती हैं, है ना, स्थानीय कंपनियों को निवेश के लिए अतिरिक्त धन और उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्रदान करती है। कई एमएनसी जैसी कंपनियां होती हैं जो स्थानीय कंपनियों को, यानी कि जो लोकल कंपनीज है उनको क्या करती है, उनको जो है अतिरिक्त धन इन्वेस्ट करती है ना, पैसा लगाती है, ठीक है, अतिरिक्त धन और उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रदान करती है। कभी कभी स्थानीय कंपनियों को खरीद कर क्या है, उत्पादन का प्रसार भी करती है, और छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है, और खास तौर पर वस्त्र, जूते, चप्पल और खेल का सामान आदि। ओके, एमएनसी का पूरा नाम क्या, मल्टीनेशनल कंपनी बच्चा, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। उत्पाद पर नियंत्रण कैसे करती हैं, उत्पाद पर, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये एमएनसीज है, ये उत्पाद पर, प्रोडक्ट पे नियंत्रण कैसे करेगी, प्रोडक्ट पे कंट्रोल कैसे करेगी, वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीकों से उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण करती है। पहला पॉइंट, पहले क्या करेगी ये एमएनसी, बड़े सोच समझ के, कोई भी एमएनसी जो है किसी दूसरे देश में जाएगी ना, बहुत सोच समझ के जाएगी, बड़े सोच समझ के क्या करेगी कि स्थानीय कंपनी से साझा वेंचर करेगी, यानी कि वहाँ की कोई लोकल कंपनी होगी ना उसके साथ हाथ मिला लेगी, ताकि उनका काम शुरू हो सके। अपना काम शुरू करने के लिए एमएनसी जो है क्या करेगी, किसी लोकल कंपनी के साथ हाथ मिला लेगी ताकि उनका काम शुरू हो सके, ठीक है। स्थानीय कंपनी को स्थानीय बाजार में व्यवसाय के माहौल के बारे में बेहतर पता होने की वजह से, अब क्योंकि लोकल कंपनी और लोकल कंपनी को मार्केट के बारे में सारी जानकारी होती है, और एमएनसी क्या होती है भाई, दूसरे देश की है, और दूसरे देश की कंपनी ने लोकल कंपनी के साथ हाथ मिला लिया। अब हाथ मिला लिया तो स्थानीय कंपनी को तो सारा पता है, तो सारा, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो स्थानीय कंपनी ही जो है लोकल मार्केट की सारी जानकारी दे देगी एमएनसी को जिसने हाथ मिलाया है। और मौका मिलते ही जब एमएनसी को सारी जानकारी मिल गई है, अब वो जो साझा वेंचर है एमएनसी कैंसिल कर लेती है ना। तो क्या है कि जो है स्थानीय कंपनी को स्थानीय बाजार में व्यवसाय के माहौल के बारे में बेहतर पता होने की वजह से एमएनसी को इससे मदद मिलती है। इसके अलावा स्थानीय कंपनी का व्यवसाय ढांचा पहले से ही जमा होता है, ठीक है ना शिवांगी। ओके, कोई नहीं, इट्स ओके। ये क्या है, कोई नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी, ये क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो ये,
चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब बिजनेस एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाता है, जब उस एमएनसी कंपनी को ये लगता है कि अब तो मेरा बिजनेस डेवलप होने लग गया, अब तो मेरा बिजनेस बढ़ने लग गया, तो एमएनसी क्या कर देती है, वो साझा वेंचर तोड़ देती है और फिर एक स्वतंत्र, एक आज़ाद कंपनी यानी कि अपनी एक इंडिविजुअल जो एक कंपनी हो जाती है अपनी, ठीक है, तो की तरह काम करती है। इससे उसे अपने बिजनेस पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिलती है। ओके उसके बाद कुछ एमएनसी पहले दिन से ही स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। कुछ एमएनसी ऐसी भी होती है कि ज़रूरी नहीं कि वो साझा वेंचर करे, कुछ अपनी ही स्वतंत्र रूप से शुरू में ही क्या होती है, अलग रहती है और अपना इंडिविजुअली काम करती हैं। कुछ एमएनसी केवल स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करती है। कुछ एमएनसी ऐसी होती है जो सिर्फ लोकल बाजार के लिए, लोकल मार्केट के लिए उत्पादन करती है। वहीं कुछ जो है निर्यात के लिए उत्पादन करती हैं। ओके क्लियर है ना, क्लियर है ना। मैम टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा बच्चा टेलीग्राम लिंक। अब आगे बात करते हैं न्याय संगत वैश्वीकरण के प्रयास की। इसके वैश्वीकरण के सामने न्याय संगत क्यों लगाया, मैंने बताया ना कि ये जो वैश्वीकरण का प्रभाव है वो समान नहीं है, ठीक है ना। किसी को अवसर मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी के लिए सरकार की नीतियाँ कैसी है, किसी के लिए कैसी है। तो न्याय संगत वैश्वीकरण के प्रयास हो रहे हैं और इससे होगा क्या, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। सरकार की नीतियाँ जो सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए। सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानून जो है, श्रमिक कानून जो मजदूरों के लिए कानून बनते हैं, पता है ना मजदूरों के लिए कानून बनते हैं, जो सरकार है वो न्यूनतम मेहनताना जो है वो डिसाइड करती है और वो न्यूनतम मेहनताना देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो श्रमिक जो है, सरकार ये सुनिश्चित करती है कि श्रमिक कानून जो है उचित तरीके से लागू हो और श्रमिकों को उनके अधिकार मिल सके। भारत में वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े, देखो आपको पता है ना कि जब हम भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे जो है भारत के अंदर एलपीजी नहीं था, यानी कि ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जो और क्या था, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और क्या लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये सब नहीं था। अवरोधक लगे हुए थे, यानी कि सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए थे। क्यों लगाए थे, ये भी एक मजबूरी थी, क्योंकि हमारे देश के जो बुनकर थे या व्यापारी थे उनका हाल बहुत बुरा करके जा चुके थे, अंग्रेज लोग बहुत ही गरीब करके जा चुके थे। तो हमारे देश के गरीबों को, हमारे देश के बुनकरों को, हमारे देश के व्यापारियों को उभारने के लिए हमारी सरकार ने क्या कर दिया, अवरोधक लगा दिए, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, ठीक है ना, कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन से देश से क्या चीज़ आएगी, किस चीज़ का आयात होगा, किस चीज़ का निर्यात होगा, कितना आयात होगा, कितना निर्यात होगा, ये सब जो है भारत की सरकार देखेगी। और इस तरह से देखेगी कि भारत के जो लोकल जो बुनकर हैं, व्यापारी है, किसान हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, हमारे देश के लोगों को दी जाएगी। इस वजह से जो है अवरोधक लगाए गए थे, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए थे। लेकिन बाद में जो है इनको हटा भी दिया गया, फिर एलपीजी लाई गई, क्योंकि देखो टाइम चेंज होता है, टाइम क्या है, बदलते समय के साथ बदलना भी पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, रिजिड कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए चेंज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे देश में भी फिर चेंज की ज़रूरत आन पड़ी, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था कि अवरोधक हटाने पड़ गए थे। तो वो अवरोधक किसने हटाए थे, जो एलपीजी लेकर आए थे। तो एलपीजी कौन लेकर आए थे ये आप मुझे बताने वाले हो, ठीक है ना। तो भारत में वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े, स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से किसको लाभ हुआ, उपभोक्ताओं को लाभ हुआ, ठीक है। उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प आए और उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत वाले उत्पाद उनको मिलने लगे, किसको, उपभोक्ताओं को, कस्टमर्स को, ठीक है। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई हमारे देश के अंदर, जो है फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जो विदेशी निवेश है, उसमें क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी, यानी कि जो विदेश वाली जो कंपनियां हैं वो हमारे देश के अंदर निवेश करने लग गई, ठीक है। उद्योगों और सेवाओं में रोजगार के अवसर और बड़ी भारतीय कंपनियों को एमएनसी के रूप में क्या है, उभरने के योग्य बनाया गया। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब व्यापार अवरोधक और उनके महत्व के बारे में जानते हैं। देखो वे नियम, व्यापार अवरोधक क्या होते हैं, वो नियम जो देशों के आयात निर्यात पे अंकुश लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, व्यापार अवरोधक बोलते हैं। सरकार विदेशी व्यापार में वृद्धि और तथा कटौती करने तथा देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यह निर्णय लेने के लिए क्या लगा सकती है, अवरोधक लगा सकती है। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं। सेज के बारे में आपने सुना होगा ना, SEZ आप कई बार सुनते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में आपने सुना होगा, तो ये एक टर्म है, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, यानी कि एमएनसीज विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए जो है सरकारें जो है, चाहे वो राज्य की सरकारें हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो जो है वो ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की, इंडस्ट्रियलाइज जो एरियाज है बहुत सारे हैं, जैसे गुड़गांव अपने आप में एक हब है कि नहीं है। बेंगलोर को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, और हम बोलते हैं ना कि सॉफ्टवेयर का जो काम होता है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज कहाँ पे है, बेंगलोर के अंदर है। तो इस तरह से ये क्या है, एक औद्योगिक क्षेत्र बन गए हैं गुड़गांव में, एक तरह से क्या है, एक औद्योगिक क्षेत्र है अपने आप में, है ना। तो ऐसे जो है औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे कि बिजली पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो, ठीक है। उन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या बोलेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलेंगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे। ओके, तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। मेन जो आपके जो पॉइंट्स बनने थे आपकी बुक में से, मेन जो आपके कंसेप्ट थे वो मैंने बिल्कुल छोटी सी क्लास में करवा दिए हैं, है ना। लगभग अभी 50 मिनट हुए, 50 मिनट में से 10 मिनट तो वैसे भी हम बात कर लेते, तो 40 मिनट के अंदर अंदर हमने ये चैप्टर निपटा लिया है, ठीक है। तो वो बच्चे जो नए हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मे बी शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वर्क नहीं कर रहा होगा, लेकिन वर्क कर लेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। वहीं पे मैं जो है ये वाले नोट्स डाल दूंगी आपको, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। आई होप आपको आज का चैप्टर क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं कल की क्लास में एक और वन शॉट के साथ, और वो मैं डिसाइड करती हूँ कौन से चैप्टर का वन शॉट कराऊंगी। तो 2 से 3 बजे, ठीक है। अब बात कर लो, अब आओ मैदान में, अब बात करो मेरे से जिसको बात करनी है। यस मैम, क्लियर है मैम। उपभोक्ता, रिपीट। उपभोक्ता बच्चा कस्टमर, जो हम उपभोग कर रहे हैं। अगर मैं किसी चीज़ को कंज्यूम करूँ, कंज्यूमर को उपभोक्ता बोल देते हैं इंग्लिश में, जो उपभोक्ता को जो है इंग्लिश में कंज्यूमर बोल देते हैं। जो चीज़ कंज्यूम करने वाला तो वो उपभोक्ता होता है, ठीक है। WTO अभी नहीं बताना ठाकुर अभी नहीं बताना, भागो सब मैथ की क्लास में भागो। हाँ बच्चा, अब जो है मैथ की क्लास आने वाली है, मैथ्स की क्लास अटेंड कर लो, और जिन क्वेश्चन के जो मैंने होमवर्क दिया है उनका होमवर्क भी ज़रूर कर लो, ठीक है। उनका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आते रहो, ठीक है। सेशन ज़रूर शेयर कर दिया करो। मैम अब क्या है, वैश्वीकरण होता है क्या? बिल्कुल होता है बच्चा, अब तो बहुत ज़्यादा होता है। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट की, अब हम एक कंट्री इतनी, देखो आपका रिश्तेदार, अगर आप है, आपका रिश्तेदार कहीं कनाडा में बैठा, आप उससे बात कर सकते हो। दूसरे देश से एक देश कितना इजीली कनेक्टेड है, ये वैश्वीकरण के विकास को दिखाता है। तो बिल्कुल अब तो बहुत ज़्यादा विकसित है वैश्वीकरण, ठीक है ना, ठीक है। तो ओके चलो ठीक है मैम, कल कोचिंग बंद रहेगी। ओके बच्चा, मैम पढ़ लीजिए मेरा कमेंट। ओके, अब बताओ बच्चा आपका क्या कमेंट है। जे निशाद मैम प्लीज़ पढ़ लीजिए मेरा कमेंट। जे निशाद आपका कमेंट नहीं मुझे मिल रहा है। मैम सिविक्स पूरा क्लियर है लेसन। ओके बच्चा, ठीक है। ओके बच्चा, बाय। सत्यम कुमार बाय, योगेश सोनी बाय। ओके मैम बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चा। RJ सूर्या, ओके। और कोई बच्चे, और किसी को कोई डाउट? मैम ये क्या है, मिस होमवर्क रिपीट कर दो, रिपीट। ओके, WTO का हेडक्वार्टर, WTO का हेडक्वार्टर और इसका हेड, और LPG की फुल फॉर्म बता देना मुझे। LPG लाने का श्रेय किसको जाता है, LPG लाने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। और सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कब और कब तो छोड़ो, कहाँ हुआ था ये बता देना, ठीक है। कहाँ हुआ था। आज तो सब पागल बन गए, क्यों पागल बन गए, ठीक है। मैम हिस्ट्री का 3rd चैप्टर का कट सिलेबस करो। क्या करो, कट सिलेबस करो। कौन सा मैम प्लीज़ हिस्ट्री का जो है मुद्रा चैप्टर, हाँ जी मुद्रण और संस्कृति वाला चैप्टर करा दूंगी मैं। कल क्या है, नवरात्रि है, कोचिंग बंद रहेगी क्या? नहीं बच्चा, इधर तो नहीं मैम। हम लोग के स्कूल में आकाश इंस्टीट्यूट वाले आए थे, हमें एक फॉर्म फिल करने के लिए दिए, जिसका टेस्ट दिसंबर में है। जो रैंक 1 से T से बीच लाएगा, ओके, उससे नासा जाने का मौका मिलेगा विद फैमिली ऑल इंडिया। वाओ बच्चा, तो आकाश वाले तो आई थिंक साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा देंगे, आई थिंक, या 10th के बेस पे या 10th के सिलेबस से देंगे। और क्या क्या आएगा मुझे भी ये बता देना, क्या मतलब ओवरऑल क्या उनके टेस्ट का कुछ तो पैटर्न होगा ना, जैसे पेपर का कोई पैटर्न होता है, उनके भी तो कोई पेपर का पैटर्न होता होगा ना। तो मुझे ज़रूर बताना, इसकी डिटेल मुझे देना। ग्रेड जे आपको ही फर्स्ट आना है, नासा की पिक ज़रूर भेजना। आयुषी मिश्रा, ओके मैम गोरोफरो के, ये क्या बोल रहे हो मैम, गो फिक्रो के नोट। गगन बच्चा मुझे समझ नहीं आ रहा, ज्योग्राफी के नोट चाहिए क्या?
जे निशादी, यस मैम। ओके बच्चा, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। 2 से 3 और सेशन शेयर कर दिया करो बच्चे, बहुत कम अटेंड कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो, वरना फिर हम खाना खाने जाते हैं, भूख लगी है ना। मैम इंडो चाइना में राष्ट्रवाद, बिल्कुल बच्चा ज़ेबा, मुझे याद है। इंडो चाइना में राष्ट्रवाद करवा दूंगी मैं आपका, ठीक है। मुझे बिल्कुल याद है, मैं करा देती हूँ आपका, बहुत जल्दी करा दूंगी, ठीक है। मेरा प्रॉमिस आपसे, मैंने बोल दिया ना कराऊंगी तो ज़रूर कराऊंगी आपका, ठीक है। ज़ेबा, मुझे आप ऑल टाइम माइंड में रहते हो, आप मेरे बहुत अच्छे आप स्टूडेंट हो, ठीक है। मैम राजस्थान में भी क्या है, स्पेस एजेंसी का टेस्ट हुआ था, अच्छा ओके। तो फिर कैसा रहा टेस्ट, दिया कि नहीं। मैम माय स्कूल इज़ क्या है, GIC प्रगराज। ओके चलो, अब मैथ्स की क्लास नहीं लेनी है क्या। हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है, चलो 3 बजे मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मैथ्स की क्लास लो आप, ठीक है। क्लास मिस नहीं करनी है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बने रहो अड्डा 24/7 पे, सोशल साइंस विद प्रियंका मैम के साथ। थैंक यू सो मच।